हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं तीन और कंपनियों के बारे में। दो तो है हमारी आईटी स्पेस से और तीसरी कंपनी हमारे पास है बिल्डिंग मटेरियल स्पेस से। एक छोटा सा ही कंपनी है बट बहुत जबरदस्त ग्रोथ दिखा रहा है। कंपनी का आगे का गाइडेंस भी बहुत अच्छा है और पीछे अगर आप लास्ट 2-3 क्वार्टर देखोगे तो आपको पता चलेगा वो कंपनी अपने गाइडेंस पे लगातार डिलीवर भी करता जा रहा है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे लास्ट में, बट सबसे पहले हम देख लेते हैं दो आईटी कंपनी के रिजल्ट। पहले हम देख लेते हैं टीसीएस से, उसके बाद हम देखेंगे टाटा एलेक्सी का किस तरीके का रिजल्ट आया क्वार्टर 3 के लिए। अब देखो टीसीएस का रिजल्ट देखना थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। टीसीएस से हमें एक बेंचमार्क सेट होता हुआ देखने को मिलता है पूरी की पूरी आईटी इंडस्ट्री के लिए। देश का सबसे बड़ा आईटी कंपनी है टीसीएस। अगर टीसीएस अच्छे रेट पे ग्रो कर रहा है तो मोर और लेस नीचे वाले जितने भी प्लेयर हैं सारे ही अच्छे रेट पे ग्रो करेंगे। और सपोज टीसीएस X% पे ग्रो कर रहा है तो बाकी जितनी भी कंपनी है उनको X% से ज्यादा का ग्रोथ लेके आना चाहिए, क्योंकि उनका बेस छोटा है। उनको उस बेस इफेक्ट का फायदा उठाना चाहिए और जो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है जिसके पास सबसे बड़ा बेस है उससे ज्यादा रेट पे ग्रो करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं टीसीएस के रिजल्ट के साथ। अगर हम सबसे पहले देखने जाए कंपनी का मार्केट कैप तो देश का सेकंड सबसे बड़ा कंपनी है और इंडिया का सबसे बड़ा आईटी कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग लगभग 15.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। अगर हम देखो, अगर आप यहाँ पर रेवेन्यू नंबर्स देखोगे ना तो बिल्कुल बेकार आए हैं और यही आपको ट्रेंड दिखेगा पिछले 1.5 से 2 साल का। तो पिछले 7 से 8 क्वार्टर में आप देखोगे इनके नंबर लगातार ही खराब आ रहे हैं, कोई ढंग का ग्रोथ रेट कंपनी कर ही नहीं पा रहा। अब इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। खुद कंपनी का साइज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसके बाद जो ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे डिमांड है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब देखो इंडियन आईटी क्या है, इंडियन आईटी आपको एक एक बैकअप सपोर्ट प्रोवाइड करता है बाकी पूरी की पूरी दुनिया को। तो अगर यूएस में कोई कंपनी बैठा है, यूएस में सपोज कोई एक बैंक है, सपोज जेपी मॉर्गन है, तो जेपी मॉर्गन का जो बैकएंड वाला काम है वो संभाल रहा है टीसीएस। तो अब अगर जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स है, जो अमेरिकन कंपनीज है वही अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी, वही प्रॉब्लम आने लगेगा, तो टीसीएस अच्छा कैसे कर सकता है। तो एक जो इंडियन आईटी है वो एक इंडिपेंडेंट सेक्टर नहीं है, उसका ग्रोथ लोकली डोमेस्टिकली वहां से ग्रोथ नहीं आ रहा। वो लोग सारा का सारा डिपेंडेंट है ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर। तो ग्लोबल मार्केट्स जितना अच्छा करेंगे, वहां की कंपनियां जितना अच्छा करेंगी, उतने ज्यादा ऑर्डर इन लोगों को मिलेंगे और उतना ज्यादा ये लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ये लोग काम कर रहे हैं आपका जो लेबर चार्ज है उसके आर्बिट्राज का, कि भाई वहां पर एक बंदे को 1 घंटे का काम करने के लिए आपको सपोज $100 देने पड़ रहा है, तो यहाँ पर आपको $10 देने पड़ रहे हैं। तो वो जो बीच में $90 का ये लोग मार्जिन बना पाते हैं। मतलब वो लोग कहते हैं कि भाई आपको आपको वहां पर बहुत ज्यादा खर्चा पड़ रहा है तो हम आपके लिए यही काम सस्ते में करके दे देंगे। तो ये लोग अपनी लेबर को यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब जो इंडिया में सैलरीज कम है उसका ये लोग फायदा उठा रहे हैं और वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी B2B कंपनी है। तो टीसीएस वहां पर यूएस में बैठी हुई किसी दूसरी कंपनी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एक B2B सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इस चीज का हमें ख्याल रखना है। उसके बाद अगर हम रेवेन्यू नंबर्स देखने जाएं तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा सिर्फ 5.6% से ओवर वाई लेवल। ये बहुत ही खराब नंबर है। एटलीस्ट आपको आपको 10-12% के आसपास का तो ग्रोथ कम से कम दिखाना चाहिए भाई। अगर हम माने कि निफ्टी का लॉन्ग टर्म में अगर आप पैसा रखते हो तो आपको 12-13% के आसपास का ग्रोथ मिल जाता है, तो आपको एटलीस्ट वो 12-13% का मार्क तो क्रॉस करना चाहिए। बट ये तो डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंच पा रहे। और इनका अगर आप पिछले साल देखोगे तो पिछले साल कंपनी गाइडेंस दे रही थी कि भाई जो FY25 है वो भी विल बी बेटर देन FY24। बट हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे, अभी भी उतनी ही प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं। उसके बाद अगर एक और चीज देखें, यहाँ पर हमें कांस्टेंट करेंसी के रेवेन्यू ग्रोथ की जरूरत है। अब ये कांस्टेंट करेंसी क्या भला है ये भी समझ लेते हैं। अभी हमने रेवेन्यू ग्रोथ देखा कि भाई 5.6% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ आया, बट ये रेवेन्यू ग्रोथ तो आईएनआर के रूप में है। मतलब रुपया के बेसिस पे यहाँ पर 5.6% का मिला। अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि भाई यहाँ तो हमें पता चल गया कि ये सारे के सारे इनके पास फॉरेन क्लाइंट्स हैं। तो अगर सपोज एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई टीसीएस ने एक ऑर्डर बैक किया, टीसीएस ने कहा कि मैं एप्पल के लिए एक सॉफ्टवेयर बना दूंगी और उसके लिए एक $1000 का मेरा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो एप्पल और टीसीएस ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया कि एप्पल को टीसीएस एक सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसके बदले एप्पल इनको $1000 का पेमेंट करेगा। और वो हुआ 1 जनवरी 2025 को। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 1 जनवरी 2025 को डॉलर का रेट चल रहा था 85 का। तो आईएनआर टर्म्स में टीसीएस को रेवेन्यू मिलना चाहिए था 85,000 रुपीज का। बट जब तक ऑर्डर डिलीवर हुआ, ऑर्डर डिलीवर होने में 1 साल लग गया और अब आ गया है 1 जनवरी 2026। ठीक है, 1 जनवरी 2026 में आ गए और अब एप्पल ने टीसीएस को $1000 ट्रांसफर कर दिए। आज के दिन डॉलर का रेट है 90 रुपीज।
तो जो पहले 85,000 रुपीज आने चाहिए थे, अब वो 85,000 के बजाय 90,000 आ रहे हैं। तो एडिशनल 5,000 रुपए मिल गए टीसीएस को बिना कोई एक्स्ट्रा काम करे। तो ये कोई टीसीएस ने अपनी तरफ से एफर्ट थोड़ी मारा है, ये टीसीएस की कोई खुद की काबिलियत थोड़ी थी। ये तो जो इंडियन रुपी था वो डेप्रिशिएट कर गया, डॉलर अप्रिशिएट कर गया, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा फायदा देखने को मिला है। इसकी वजह से हमें कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में देखना चाहिए कि भाई जो करेंसी का फ्लक्चुएशन है कि रुपया नीचे गिर गया या डॉलर अप्रिशिएट कर गया या और कोई दूसरी ग्लोबल जो करेंसी है उसका उतार चढ़ाव से हमें तो मतलब नहीं है। आप तो हमें बताओ कि भाई आपने रेवेन्यू कितना ज्यादा किया है आफ्टर रिमूविंग द करेंसी वोलेटिलिटी। आपको तो ये बताना है कि भाई मैंने पहले $100 के ऑर्डर लिए थे, इस बार मैंने $120 के ऑर्डर लिए, नेट नेट मेरे को 20% का इंक्रीमेंट हुआ। तो अगर आप कांस्टेंट करेंसी के बेसिस पे देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर सिर्फ 4.5% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ आया है, और भी कम आया है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो अगर आपको करेंसी का खेल खेलना है तो आप जाके यूएस डॉलर ही खरीद लो ना, फिर आप टीसीएस में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। यूएस डॉलर खरीद लो, वहां पर जो भी वोलेटिलिटी होगी कि भाई इंडियन रुपया गिरेगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, फिर आपको उसके लिए टीसीएस का राउट नहीं लेना ना। टीसीएस आप इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि टीसीएस में आपको लगता है कि वो अपने आईटी सर्विसेज बेच के ज्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे, ज्यादा रेवेन्यू कर पाएंगे। तो अगर आप कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में देखोगे तो सिर्फ 4.5% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है, जो बहुत ही बेकार नंबर है, बहुत बेकार नंबर है। चलिए इतना भी हमने समझ लिया। अच्छा जी, अब जैसे हमने पहले बात करी थी स्टार्टिंग में कि ये लोग कॉस्ट आर्बिट्राज करने का काम कर रहे हैं कि भाई वहां पर लेबर बहुत ज्यादा महंगा है, यहाँ पर लेबर सस्ता है, तो ये लोग एक बी टू बी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और लेबर को सस्ते दाम में यहाँ रख के सारा का सारा काम करा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया, यहाँ पर रॉ मटेरियल हो गया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पीपल, कि भाई अगर आपकी कंपनी में एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपका आगे चल के रेवेन्यू भी बढ़ेगा, आपको आगे आने वाले अपने ऑर्डर से ज्यादा उम्मीदें हैं, आपके लिए फ्यूचर गाइडेंस या फ्यूचर आउटलुक पॉजिटिव होता जा रहा है। बट ये वाली चीज तो हमें इस बार होती भी नहीं देखने को मिली। हम 2 क्वार्टर से तो देख रहे थे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय वाला जो नंबर है वो ऊपर की तरफ जा रहा था, बट इस बार वो वापस नीचे आ गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो इस बार इनका हेड काउंट थोड़ा सा गिर गया और 6,07,000 एम्प्लॉयज के आसपास ये लोग आ गए, और इसमें थोड़ा सा इनका आइटरेशन रेट भी थोड़ा सा बड़ा 13% के आसपास आ गया। बट वो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पार्ट है नहीं। प्रॉब्लमेटिक पार्ट इज कि आपका जो नंबर ऑफ हेड काउंट है उसका नंबर ऊपर नहीं जा रहा है। बट हाँ, इन लोगों ने बोला है कि भाई इस साल हम लगभग लगभग 40,000 के आसपास कैंपस हायरिंग करेंगे, और जो नेक्स्ट ईयर है नेक्स्ट ईयर भी मोर देन 40,000, बिटवीन 40 to 45,000 के आसपास की कैंपस हायरिंग करेंगे। तो कंपनी कहना चाह रहा है कि अगले 2 साल के अंदर अंदर अपने हेड काउंट को ये लोग 6 लाख से लेके लगभग लगभग 7 लाख के आसपास पहुंचा देंगे। तो ये कंपनी का गाइडेंस है, मोटा मोटी ये गाइडेंस हम लेके चलेंगे। और कहानी तो अभी भी वही है कि भाई हमें ग्रीन शूट्स दिखने लग गए हैं थोड़े से बीएफएसआई वाले सेगमेंट में, एफएमसीजी वाले सेगमेंट में, जिनके लिए हम सॉफ्टवेयर बनाने का काम करते हैं। तो हो सकता है क्या, कंपनी के मैनेजमेंट का ऐसा कहना है कि भाई FY26 वुड बी मच बेटर देन FY25। बट यही सेम चीज कंपनी ने पिछले साल भी बोली थी, और अभी 3 क्वार्टर बीत चुके हैं, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें कोई भी इंप्रेसिव नंबर देखने को मिला हो, कि कोई अच्छा नंबर देखने को मिला हो जहां पर हमें लगे कि यार हाँ चलो कुछ कुछ तो अच्छा हो रहा है कंपनी में, कुछ तो हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वापस ग्रोथ वापस आ रहा है। तो वो वाले नंबर तो अभी तक हमें देखने को मिल नहीं रहे। ये चीज भी हमने समझ ली। उसके बाद आ जाता है थोड़ा सा रेवेन्यू सेगमेंटेशन समझ लेते हैं कि भाई कौन से रीजन से कितना इनका रेवेन्यू आता है। अगर हम देखने जाएं 50% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम अमेरिका, तो 48% नॉर्थ अमेरिका से, बचा हुआ रिमेनिंग 2% फ्रॉम लैटिन अमेरिका। उसके बाद अगर हम देखें उसके ग्रोथ की, तो यहाँ पर हमें -2.3% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला है। अब देखो 50% का आपका मार्केट है, 50% का आपका रेवेन्यू सेगमेंट वहां से आ रहा है, और वो वाला मार्केट डिग्रू कर रहा है बाय 2%, तो आप फिर कैसे ही ग्रोथ लेके आ पाओगे, कैसे ही आपकी चीजें ठीक होंगी। तो ये तो प्रॉब्लमेटिक पार्ट यहाँ पर बना हुआ है ही। उसके बाद हम देखें 30% के आसपास का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है यूरोप से। उसके बाद एशिया पैसिफिक 8% के आसपास का ही कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। तो ये था इनका ओवरऑल रेवेन्यू सेगमेंटेशन, ये भी समझ लिया। उसके बाद अगर हम देखें इंडिया 10% और मिडिल ईस्ट 2% के आसपास का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। तो ये जितने भी रीजन है इनमें से सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ग्रोथ आ रहा है, डोमेस्टिकली ग्रो कर रहे हैं। डोमेस्टिक ग्रोथ के बारे में बात करें तो 70% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला हमें ओवर अ वाई लेवल। तो ये एक बहुत बड़ा इंक्रीज है, बहुत अच्छा नंबर है। बट बात वही है, यहाँ से सिर्फ आपका 10% ऑफ द रेवेन्यू आता है। 10% ऑफ द रेवेन्यू को आपने 70% से बढ़ा भी लिया तो आपने कोई बहुत ज्यादा उखाड़ा नहीं, आपकी टॉप लाइन में कोई बहुत तगड़ा एडिशन हुआ नहीं। जो आपके मेन मार्केट्स है, जो आपका अमेरिकन मार्केट है, जो आपका यूरोपियन मार्केट है, वहां पर आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल ही रही है। उसके बाद इनका एक मेट्रिक होता है कि भाई
100 मिलियन के ज्यादा ऑर्डर वाले कितने क्लाइंट्स हैं हमारे पास, 10 मिलियन से ज्यादा ऑर्डर वाले कितने क्लाइंट्स हैं हमारे पास, उसमें भी हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। उसका एक तो इन्होंने रीजन बताया कि भाई एक क्लाइंट था हमारा, वो स्प्लिट हो गया दो पार्ट्स में। इसकी वजह से वो इंडिविजुअल ऑर्डर साइज मोर देन 100 मिलियन नहीं हो पाया। इसकी वजह से वहां पर आपको एक का नेगेटिव देखने को मिल रहा है। बट उसके अलावा भी काफी सारे इनको ऑर्डर्स कम मिल रहे हैं, काफी सारे क्लाइंट्स इनको छोड़ के जा रहे हैं, जो अल्टीमेटली स्लो डाउन बताता है कि भाई चीजें उतनी ठीक तो चल नहीं रही हैं जितना मैनेजमेंट हमें बात करने के लिए कह रहा है। तो ठीक है, देखते हैं अगले क्वार्टर में, देखेंगे अगले क्वार्टर में ये लोग क्या निहाल करते हैं। बट हाल फिलहाल तो कोई ग्रोथ आता हुआ हमें देखने को मिल नहीं रहा। अब चलिए इसी की इसी 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 अगर हम बात करें, इसी की सिस्टर कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, टाटा एलेक्सी के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा अब देखो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस वर्सेस टाटा एलेक्सी, इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों आईटी कंपनी है। तो जो टीसीएस है, टीसीएस ज्यादा फोकस करता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर। इनके जितने भी क्लाइंट्स हैं आपको देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े बैंक्स हो गए या फिर ये इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये वाले इनके ज्यादातर कस्टमर हैं। देखो अगर मैं आपको परसेंटेज टर्म्स में बताऊं, तो इनका 30% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम बीएफएसआई क्लाइंट्स, कंज्यूमर बिजनेस से 15% आता है, हेल्थ केयर से 10% आता है। तो ये लोग ज्यादा उस तरफ फोकस्ड है। जो टाटा एलेक्सी है ये ऑटोमोटिव साइड ज्यादा फोकस है, ये गाड़ी बनाने वाली कंपनियों पे ज्यादा फोकस करते हैं, उनके लिए ज्यादा सॉफ्टवेयर बनाने का काम करते हैं। तो है दोनों ही आईटी कंपनी, बट दोनों डिपेंडेंट है अलग अलग सेक्टर के ऊपर। तो अगर बैंकिंग वाला सेक्टर अच्छा करेगा तो टीसीएस को ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे, ऑटोमोटिव सेक्टर अच्छा करेगा तो टाटा एलेक्सी को ज्यादा वो ऑर्डर मिलेंगे। ये चीज हमने समझ ली। अब चलिए इनका देख लेते हैं। अगर इनके मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 37,300 करोड़ रुपीस के आसपास इनका मार्केट कैप है। अब देखो हम इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे, टीसीएस का मार्केट कैप 15.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास, इनका मार्केट कैप इनका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 37,000 करोड़ रुपीस के आसपास। तो 2-3% के आसपास का इनका मार्केट कैप है एज कम्पेयर टू टीसीएस। तो इनको तो टीसीएस से ज्यादा ग्रोथ दिखाना चाहिए, आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए, बट यहाँ पर हो नहीं रहा है। अगर हम इनके रेवेन्यू नंबर्स के बारे में बात करें तो 2.7% के आसपास का रेवेन्यू में ग्रोथ आया, और अगर उसको कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में ले जाएं तो सिर्फ 2% के आसपास का हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अगर वहीं पैट के बारे में बात करें तो पैट इनका गिर गया बाय 3.6%। हमने टीसीएस में पैट के बारे में बात नहीं करी, पैट में उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, 12% के आसपास का उनका पैट का ग्रोथ है। टाटा एलेक्सी का पैट का ग्रोथ नहीं आया, डी ग्रोथ आया, नेगेटिव 2.3% के आसपास का कंपनी ने डी ग्रोथ किया, -3.6% के आसपास का कंपनी ने डी ग्रोथ किया। ये चीज में हमने समझ ली। अगर इनका हम रेवेन्यू सेगमेंटेशन देखने जाएं तो कंपनी का 40% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम यूरोप, 31% आता है अमेरिका से, 19% आता है इंडिया से, और जो रिमेनिंग 10% है वो आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और जिसमें एक बहुत मेजर मार्केट है जापान। तो जापान की जो भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, जैसे आपका होंडा हो गया या टोयोटा हो गया, इन सारी गाड़ियों में जो सॉफ्टवेयर बनाने का काम है वो टाटा एलेक्सी कर रहा है। इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना है। अब चलिए अब थोड़े से बात कर लेते हैं। अब एक तो इनमें प्रॉब्लम क्या है, इनके पास क्लाइंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अगर आप देखोगे इनका टॉप 10 क्लाइंट से 54% ऑफ द रेवेन्यू आ जाता है। तो अगर उस 10 क्लाइंट की लिस्ट में से एक भी क्लाइंट इनको छोड़ के जाता है तो इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ा डेंट है। तो एक यहाँ पर एक पोटेंशियल रिस्क हमें देखने को मिलता है कि क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम इनके हेडकाउंट के बारे में बात करें तो इनका हेडकाउंट भी नीचे की तरफ गया, और वाई वाई लेवल पे अगर हम देखने जाएं तो इनके आज की डेट में लगभग लगभग 13,000 एम्प्लॉयज भी बचे हैं, 12,878 एम्प्लॉयज हैं, और इनका भी आइटरेशन रेट 12-12.5% के आसपास है, जो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, दिस इज अंडर कंट्रोल। यहाँ पर अभी हमें कोई ज्यादा विचार नहीं करना है कि भाई यहाँ पर कंपनी की कोई दिक्कत आ सकती है क्या। तो आइटरेशन रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका हेडकाउंट अभी भी नीचे जा रहा है, और आपका हेडकाउंट नीचे जाने का मतलब है कि आपको आगे आने वाले समय में डिमांड उतनी अच्छी नहीं दिख रही, और जब आपको डिमांड नहीं दिखेगी तभी तो आप मैन पावर हायर नहीं करोगे ना, सिंपल सी लॉजिक है। ये चीज में हमने समझ ली। अच्छा अब देखो, अब इनका थोड़ा सा सेगमेंटेशन देख लेते हैं, किस इंडस्ट्री से, इस इंडस्ट्री कौन से वाले सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम देखने जाए इनका ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज प्योर एंड प्योर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से 55% के आसपास का रेवेन्यू आता है, और वहां पर हमें 12% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन में से 32% के आसपास का ग्रोथ आता है, वो 32% के आसपास का रेवेन्यू आता है, वहां पर हमें -6% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। 12% आता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री से, और वहां पर हमें -14% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। तो जो इनका मेन बिजनेस है, ऑटोमोबाइल वाला बिजनेस है, वहां पर तो फिर भी थोड़ा बहुत ग्रोथ आ रहा है।
बट बाकी जो इनके सेगमेंट है वहां पर तो बहुत ही बुरा हाल है, वहां पर तो बिल्कुल ही बात बन ही नहीं रही है, वहां पर तो बिल्कुल ही बैंड बजा हुआ है। इस चीज के बारे में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखें, इंडिया में ये लोग काफी सारी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। ऊपर से मारुति सुजुकी के साथ इन्होंने एक बहुत बड़ा ऑर्डर क्रैक किया है, तो वो इनके लिए पोटेंशियल हो सकता है कि आगे चल के इनकी स्थितियां और ज्यादा बेहतर हो जाए और ज्यादा अच्छी हो जाए। बट उसको भी अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है कि भाई एग्जैक्टली क्या होगा, अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो अभी भी थोड़ा सा मामला डाइसी सा है। तो उसके बारे में भी अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया वाला रेवेन्यू 22% से बढ़ रहा है, बट आपका मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू डिपेंडेंट है यूरोप वाले मार्केट में। यूरोपियन ब्रांड्स जो हैं और अमेरिकन ब्रांड्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं इनका रेवेन्यू। तो 70% के आसपास का रेवेन्यू तो वहीं से आ रहा है, तो आपको ग्रोथ भी वहीं लेके आना पड़ेगा, और वहां पर ग्रोथ अभी आ नहीं रहा है। तो चलिए, ये भी हो गया। अब हमने दोनों आईटी कंपनी हमारी कर ली है। अब आ जाता है हमारी तीसरी कंपनी के ऊपर, जो है थोड़ा बिल्डिंग मटेरियल स्पेस की तरफ। कंपनी का नाम है रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज। अगर कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 6,700 करोड़ रुपीज के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ फिगर्स के देखने जाओगे तो काफी अच्छा कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है। कंपनी ने अपने रेवेन्यू को बढ़ाया है बाय 30% ओवर वाई वाई लेवल। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा ऑपरेटिंग लेवरेज आता हुआ नहीं देखने को मिला, 22% के आसपास का पार्ट का ग्रोथ आता हुआ देखने को मिला। अब ये ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों नहीं आया, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे। बट पहले समझ लेते हैं कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। तो कंपनी ये विनाइल फ्लोरिंग बनाने में काम करती है। तो ब्रॉड ब्रॉड सेगमेंटेशन करें तो कंपनी के पास तीन प्रोडक्ट्स हैं। एक कंपनी के पास प्रोडक्ट है विनाइल फ्लोरिंग बनाने का। तो जैसे आप देखते हो कि जो शीट्स आती हैं, जैसे जो फ्लोरिंग पे लगने के लिए टाइल्स का या मार्बल का जो ऑल्टरनेटिव आ रहा है, जो आपका सपोज वुडन वुडन शेड में आपके लिए एक शीट आती है जो प्लास्टिक की बनी हुई होती है, तो वो बनाने का एक कंपनी काम कर रही है। तो एक तो इनके पास एक फ्लोरिंग वाला सेगमेंट है। उसके बाद दूसरा इनके पास प्रोडक्ट है सिंथेटिक गुड्स बनाने का। तो सिंथेटिक गुड्स में ये लोग क्या करते हैं, रोप्स बनाते हैं और लेदर बनाते हैं। तो जो सिंथेटिक लेदर, जो नकली लेदर होता है, वो बनाने का कंपनी काम करती है। और उसके बाद जो आपने देखा होगा नायलॉन वाली जो रोप्स आती हैं, वो रस्सियां जो है, वो जो माउंटेनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं या बाकी बेसिक यूज के लिए भी जो भी इस्तेमाल होती हैं, वो बनाने का काम करती है। और तीसरा कंपनी के पास एक प्रोडक्ट है जो वाटर प्रूफिंग के काम में आता है, वो है मेम्ब्रेन प्रोडक्ट। वो भी एक प्लास्टिक की शीट समझ लेते हैं हम, इजी रखने के लिए कि भाई एक प्लास्टिक की शीट है जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स में यूज होती है, जिससे वाटर प्रूफिंग कर पाए। तो ये कंपनी के पास तीन मेन प्रोडक्ट हैं, और इसमें भी फ्लैगशिप प्रोडक्ट आपका फ्लोरिंग वाला ही है, विनाइल फ्लोरिंग वाला ही है। इसमें भी हम थोड़ा सा सेगमेंटेशन समझने जाएं तो जो विनाइल फ्लोरिंग वाला है वो एक B2C ब्रांड है, वो डायरेक्ट जाके कंज्यूमर के पास जा रहे हैं, वहां पर बेच रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें, उसमें B2B वाला भी सेगमेंट है, बट वो B2C ज्यादा है। वहीं अगर हम बात करें जो सिंथेटिक लेदर है और वो आपका मेम्ब्रेन है, जो वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन है, वो ज्यादा B2B वाला सेगमेंट में आता है। तो ये चीज भी हमने समझ ली। अब देखो, ये कंपनी में आपको देखने को मिलेगा कि पिछले 2 3 4 क्वार्टर में आपको लगातार मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। इनके EBITDA मार्जिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है, एग्जैक्टली इनका प्रोडक्ट क्या है, कहाँ इस्तेमाल होगा, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपसे। तो जैसे अगर आपने देखा होगा कि आ, जो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने नई ट्रेन लॉन्च करी, वंदे भारत लॉन्च किया, तो वंदे भारत का जो फ्लोरिंग है वो नॉर्मल वाला फ्लोर नहीं है। जो पहले स्टील के फ्लोर हुआ करते थे ट्रेन में, उस तरीके का फ्लोर नहीं है, उसके ऊपर एक विनाइल फ्लोरिंग लगा रखा है। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को मिला था। अगर आप बसेस में देखोगे, जो लग्जरी बसेस होती हैं, उसका जो फ्लोर होता है वो नॉर्मल फ्लोर नहीं होता। उसके ऊपर जो आपको फिनिश देखने को मिलती है या जो शीट देखने को मिलती है, वो आपकी विनाइल शीट होती है। और यही कंपनी बनाती है, ये इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ये बनाने के लिए, विनाइल फ्लोरिंग बनाने के लिए, और वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। ये चीज को हमने समझ लिया। अगर हम बात करें इंडस्ट्री ग्रोथ की, कि ये जो विनाइल फ्लोरिंग वाला इंडस्ट्री है बाइट सेल्फ कितने पेस पे ग्रो करेगा, तो ये भी एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, क्योंकि ये एक नया प्रोडक्ट है। नया प्रोडक्ट है, एक्सेप्टेंस बन रहा है और ज्यादा डिमांड आ रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये इंडस्ट्री ही बाइट सेल्फ ग्रो कर रहा है बिटवीन 12 to 15%। तो अगर 15% से इंडस्ट्री ग्रोथ कर रहा है, तो आपको इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रोथ करना पड़ेगा मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए। और अगर आप देखोगे, इस कंपनी का ओवर 70 कंट्रीज में एक्सपोर्ट है, तो इनका एक्सपोर्ट वाला डिविजन भी बहुत अच्छा है। अगर हम अभी करंट रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में बात करें तो 25% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट मार्केट, 75% इंडियन मार्केट में से आता है। अब ये कंपनी आगे कैसे बढ़ेगा, अगर अच्छा चलो
उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि कंपनी ने डिलीवर तो इस बार 30% के आसपास कर दिया। कंपनी का गाइडेंस कितने का है? कंपनी का यही गाइडेंस है कि भाई हम 25 to 30% के आसपास का ग्रोथ ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कर सकते हैं, और 2500 करोड़ रुपीज के आसपास का रेवेन्यू टच कर सकते हैं बाय FY 2027। तो आज चल रहा है FY 2025, इन्होंने FY 2024 में किया था लगभग लगभग 1100 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू किया था, 1100 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू किया था। तो कंपनी कह रही है कि नेक्स्ट 2 इयर्स में, अगले 2 साल में, FY 2026 FY 2027 में कंपनी जाते जाते अपने रेवेन्यू को डबल कर लेगी। तो 2 साल में डबल करने की बात हो रही है, दैट इज 36% CAGR। तो बहुत बेहतरीन रेट ऑफ ग्रोथ। उसके बाद कंपनी कह रही है कि हमारा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हम टॉप लाइन ग्रोथ को लेके आएंगे एट द कॉस्ट ऑफ बॉटम लाइन। हम अपना मार्जिन को कंप्रेस नहीं होने देंगे, स्टेबल मार्जिन और शायद थोड़ा मार्जिन एक्सपांशन आ सकता है। तो कंपनी ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में भी बात कर रही है, तो ये भी बहुत बेहतरीन बात है। और ऐसा नहीं है कि ये ग्रोथ लाने के लिए कंपनी को कोई खर्चा करना पड़ेगा। कंपनी के पास ऑलरेडी कैपेसिटी बनी हुई है, करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50% के आसपास का है। कंपनी 100% पे लेके जा सकती है, आराम से रैंप अप कर सकती है। तो कोई फर्दर केपेक्स का भी रिक्वायरमेंट नहीं है ये 2500 करोड़ के टॉप लाइन तक पहुंचने के लिए। ये चीज भी हमने समझ लिया। अब आ जाते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब इनका जो पहले एकदम वेफर थिन मार्जिन थे वो क्यों थे, और ये मार्जिन एक्सपेंशन हो गया ये क्यों हो गया, इसके बारे में थोड़ी सी चीजें कर लेते हैं। तो पहले भी ये लोग बना विनाइल फ्लोरिंग ही रहे थे, बट फिर इन्होंने चेंज किया, शिफ्ट किया फ्रॉम नॉर्मल विनाइल फ्लोरिंग टू लग्जरी। तो जैसे आप लग्जरी वाला सेगमेंट लिया है, एक आप वैल्यू एडेड वाला प्रोडक्ट सेगमेंट लिया है, जैसे एक वैल्यू एडेड वाला प्रोडक्ट सेगमेंट आ गया, वहां पर आपने एक एक्स्ट्रा चार्ज कर पाए, आपके प्रोडक्ट में प्राइसिंग पावर आ गई, आप डायरेक्टली बाकी सारे प्लेयर से compete नहीं कर रहे हैं। अब आपकी एक स्पेशल यूएसपी है कि भाई मेरा प्रोडक्ट ज्यादा चलेगा, मेरे प्रोडक्ट की डेंसिटी ज्यादा है, मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी ज्यादा है, आपकी इस प्रोडक्ट की लाइफ भी ज्यादा होगी। तो मतलब आपने क्वालिटी बढ़ाई, आपने अपने आप को पूरी की पूरी इंडस्ट्री से डिफरेंशिएट किया, पर अब आप उसके ऊपर प्राइस कंपेटिटिव रहे ही नहीं। मतलब आपने कहा ही नहीं कि मेरे को सबसे सस्ता बेचना है, आपने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया और उसके ऊपर अब आप प्राइसिंग पावर एंजॉय कर पा रहे हो। इसकी वजह से आपका मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। आप देखो ये कंपनी नेगेटिव कैश फ्लो से पॉजिटिव कैश फ्लो पे आ गई। ये हम बात करें पिछले 3 से 4 क्वार्टर के बारे में। तो कंपनी हैज गॉन फ्रॉम नेगेटिव फ्री कैश फ्लो टू पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो। कंपनी हैज गॉन फ्रॉम 6 7 8 का आरओई टू आज 15 16 17 के आसपास का आरओई। आरओई में जंप देखने को मिला, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो गई कंपनी, कंपनी के मार्जिन एक्सपैंड हुए, कंपनी बिल्कुल सही डायरेक्शन में सारे के सारे काम कर रही है। और अगर आप पिछले 3 4 क्वार्टर का रिजल्ट भी देखोगे तो जो कंपनी गाइडेंस देके जा रही है 25% के आसपास का, उस पर लगातार डिलीवरी कर रही है, उससे ओवर डिलीवरी कर रही है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम बात करें, इनका एक बहुत बड़ा कस्टमर है रेलवेज और इंडिया की बसेस। तो जैसे वोल्वो है, तो वोल्वो इनके लिए एक बहुत बड़ा कस्टमर है। तो अगर रेलवे जितना केपेक्स कर रहा है उतना इनके इनके जो ऑर्डर बुक है, तो वो उस ऑर्डर बुक के लिए भी यही गाइडेंस है कि भाई हम इसको 25 से 30% से आराम से बढ़ा सकते हैं। जो हमारा बसेस वाला सेगमेंट है उसको भी हम 25 से 30% आराम से बढ़ा सकते हैं, और जो हमारा डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचने का है उसको भी हम 25 से 30% आराम से बढ़ा सकते हैं। वहां पर भी हमें कोई दिक्कत आ नहीं रही है। अगर अगर हम करंट कैपेसिटी के बारे में बात करें, तो इनकी टोटल 10,000 मेट्रिक टन के आसपास की कैपेसिटी है, जिसमें से 6,000 तो आपका फ्लोरिंग बनाने की है, और रिमेनिंग 4,000 में से इक्वल स्प्लिट है। 2,000 आपका लेदर बनाने वाली और 2,000 आपका जो आपका मेम्ब्रेन है, जो वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन है वो बनाने की। तो ये चीज भी हमने समझ ली। अगर हम आज देखें तो कंपनी रफली 35 के पी के आसपास ट्रेड कर रही है। देखो ट्रैक करना हमें कंपनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बट अगर हम थोड़ा सा वैल्यूएशन एनालिसिस करें कि भाई जो कंपनी कहता है अगर वो कंपनी डिलीवर कर पाया, कंपनी ने 36% CAGR कर लिया। अभी तो हम ये अज्यूम ही नहीं कर रहे कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, हम सोच रहे हैं हमारे जो ईपीएस है उसमें सिर्फ 36% के आसपास का ग्रोथ आएगा ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। तो अगर हम 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे इसको कैलकुलेट करने जाए तो आपको पता चलेगा कि ये रफली रफली 17 के पी पे अवेलेबल है। तो 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे कंपनी 17 18 के पी पे मिल रही है। 18 के पी पे आपको एक ऐसा कंपनी मिल रहा है, सॉरी 18 का नहीं, 20 का पी हो गया, सॉरी 20 के पी पे आपको एक ऐसा कंपनी मिल रहा है जो 36% का ग्रोथ दिखा रहा है। अगर आप इसको वही 1 साल और आगे ले जाओ, आप इसको 2 साल फॉरवर्ड अर्निंग्स पे देखोगे तो आपको पता चलेगा ये कंपनी शायद 15 के आसपास के पी पे बिक रही है। तो 15 के पी पे एक ऐसा कंपनी जो 36% के आसपास का ग्रोथ कर रहा है। तो अब आपको इस नजरिए से देखना पड़ेगा, करंट पी पे नहीं, फॉरवर्ड अर्निंग के पी पे देखना पड़ेगा। और इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना, जो मैनेजमेंट कह रहा है
उसको हमें आगे फॉलो करना है कि अगर अगर ये चीजें हो जाती हैं, अगर मैनेजमेंट इसको डिलीवर कर पाता है तो क्या बनेगा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि भाई ट्रैक करना बहुत जरूरी है कि भाई हम मैनेजमेंट की बातों को एकदम पत्थर की लकीर लेके नहीं चल सकते कि भाई मैनेजमेंट ने बोल दिया तो अब तो हो ही हो जाएगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है क्योंकि देखो, अगर आप बात करो आज 7 से 8 साल पहले भी कंपनी के मैनेजमेंट ने 2018 के आसपास कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला था कि हम वही 25-30% के आसपास तो ग्रोथ कर सकते हैं। बट वो 2-3 साल खराब रह गए। अब चलो वो कोविड की वजह से रह गए या और कोई एक्सटर्नल रीजंस आ गए, उनको छोड़ देते हैं। अब वो आप उस टाइम डिलीवर नहीं कर पाए। अब आज आप फिर क्लेम कर रहे हो कि आप 25% के आसपास का ग्रोथ कर सकते हो। पिछले 3-4 क्वार्टर में आपने करके दिखाया है। बट अभी भी हमें इसको छोड़ना नहीं है, हमें इसको ट्रैक करते रहना है, हमें इसके साथ बढ़ना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा कि भाई एक्चुअली चीज हो क्या रही है। तो चलो, यही थी, 3 कंपनियों के बारे में डिस्कशन कर लिया। दोनों आईटी कंपनियों का तो हाल एकदम खराब है, बिल्कुल पिटी पड़ी है दोनों आईटी कंपनियां। बट वहीं रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्री एक अच्छा कंपनी हो सकता है, एक अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल हो सकता है, अच्छा ग्रोथ कर रहा है। बट वही कहानी है, ट्रैक हमें सबको ही करता रहना पड़ेगा। तो चलिए अभी के लेते रखते हैं। थैंक यू।